नमस्कार, आप देख रहे हैं जंगे आजादी में छत्तीसगढ़। जी हाँ, जंगे आजादी में छत्तीसगढ़ की तरफ से क्या क्या योगदान है, अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनल आपके साथ। और आजादी के बाद लंबे समय तक अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा रहे छत्तीसगढ़ का आजादी के आंदोलन में योगदान जो है उसे किसी भी स्तर पर कम नहीं आंका जा सकता। बात चाहे 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई की हो या फिर गांधी जी के आंदोलन की, हर रूप में छत्तीसगढ़िया माटी के सपूतों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बात चाहे साहित्य की हो या राजनीति की, हर दौर में छत्तीसगढ़ में जन्मे महापुरुषों ने जन जागरण की मिसाल कायम की है और मशाल को थामे रखा है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ 1800 के दशक के शुरुआती वर्षों में हुआ, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से काफी पहले की बात है। रतनपुर राज्य के 36 गढ़ों में से एक महत्वपूर्ण गढ़ दमधा में जमींदार भवानी सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह 1800 में हुआ, जब अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे फैल रहा था। भवानी सिंह को उनके साहसिक विद्रोह के लिए फांसी दी गई, जिससे छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। 1817 में धमधा में दूसरा विद्रोह हुआ, जिसमें सावंत भारती नामक विद्रोही नेता ने हजारों लोगों को संगठित कर अंग्रेजी व्यवस्था को चुनौती दी। इस विद्रोह में सावंत भारती को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद 1830 में होरी गौंड के नेतृत्व में तीसरा विद्रोह हुआ, जिसे भी अंग्रेजों ने कुचल दिया। इस तरह छत्तीसगढ़ में विद्रोह और संघर्ष की यह परंपरा लगातार बनी रही। साल 1857 में जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, तो वीर नारायण सिंह ने जेल से भागकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। वीर नारायण सिंह ने बड़ी संख्या में आदिवासियों और किसानों को संगठित किया और अंग्रेजों को चुनौती दी। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक पर वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में सोनाखान में हुआ था। वे जमींदार परिवार से थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा किसानों और गरीबों के लिए धड़कता था। 1856 में जब सूखे के कारण क्षेत्र में अकाल पड़ा, तब उन्होंने साहूकारों से अनाज छीनकर जरूरतमंदों में बांट दिया। इसके बाद उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। शहीद वीर नारायण को छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का पहला सेनानी होने का दर्जा हासिल है। रायपुर ने भी बैरकपुर की तरह की सैन्य क्रांति देखी है। इसके जनक 3री रेजिमेंट के सैनिक हनुमान सिंह थे। उनकी योजना थी कि रायपुर के अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर छत्तीसगढ़ में अंग्रेज शासन को पंगु बना दिया जाए। हनुमान सिंह ने 18 जनवरी 1858 को सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या की थी एवं अपने साथियों के साथ तोपखाने पर कब्जा कर लिया। सिडवेल की हत्या तथा छावनी में सैन्य विद्रोह की सूचना अंग्रेज अधिकारियों को मिल गई। लेफ्टिनेंट रॉट और लेफ्टिनेंट C.H. लूसी स्मिथ ने अन्य सैनिकों के सहयोग से विद्रोह पर काबू पा लिया। हनुमान सिंह के साथ मात्र 17 सैनिक ही थे, लेकिन वह लगातार 6 घंटे तक लड़ते रहे। अधिक देर टिकना असंभव था, इसीलिए वह वहां से फरार हो गए। इसके बाद वह कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। उनके साथ ही गिरफ्तार कर लिए गए। 22 जनवरी 1858 को इन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। बस्तर के वनवासियों ने सदैव सत्ता की निरंकुशता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। हलबा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह और 1910 का भूमकाल विद्रोह इसके प्रमाण है। भूमकाल का अर्थ भूकंप है और इस आंदोलन ने पूरे बस्तर को हिलाकर रख दिया। इसके पीछे मुख्य कारण वन नीति अनिवार्य शिक्षा, धर्म परिवर्तन, बेगारी प्रथा और नौकरशाही थे। राजा भैरम देव के शासनकाल में दीवान बैजनाथ पंडा ने ऐसी वन नीति बनाई जिससे बस्तर के सारे वन शासनाधीन हो गए और वनवासियों के अधिकार छिन गए।
पंडा ने अनिवार्य शिक्षा भी लागू की, जिसे जबरन लागू करने पर वनवासी नाराज हो गए। बेगारी प्रथा और धर्म परिवर्तन के दबाव से भी वनवासी परेशान थे। इस असंतोष ने भूमकाल विद्रोह का रूप ले लिया, जिसका नेतृत्व आदिवासी युवा गुंडाधुर ने किया। गुंडाधुर ने विभिन्न जातियों के नेताओं को संगठित कर विद्रोह की रणनीति बनाई। वनवासी हथियारों से लैस होकर सरकारी स्कूल, जंगल, नाका, पुलिस थाना आदि को निशाना बनाने लगे। अंग्रेजों ने विद्रोहियों को शांत करने की कोशिश की और 15 प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गुंडाधुर अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहे। अंततः कई विद्रोहियों को फांसी दी गई, लेकिन गुंडाधुर को कभी पकड़ा नहीं जा सका और उनकी कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान एक अविस्मरणीय हिस्सा है, जिसमें इस क्षेत्र के लोगों ने साहस और बलिदान का परिचय दिया। छत्तीसगढ़ के जनजीवन में स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना गहराई से निहित थी, जिसे उन्होंने विभिन्न आंदोलनों और विद्रोहों के माध्यम से प्रकट किया। यहाँ के निवासियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से याद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जल और जंगल का आंदोलन भी स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कंडेल नगर सत्याग्रह इसका एक प्रमुख उदाहरण है। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ किया गया था, जिसमें धमतरी तहसील के किसानों ने अहिंसक आंदोलन का मार्ग अपनाया। किसानों के इस संघर्ष में पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंडेल नहर सत्याग्रह 1820 में हुआ, जब किसानों ने अंग्रेजी सरकार के अनुबंध के खिलाफ संघर्ष किया। यह संघर्ष उस समय और अधिक महत्वपूर्ण हो गया जब महात्मा गांधी इस आंदोलन में शामिल हुए। महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा मिली, जिससे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की मांगों को मानना पड़ा। इस आंदोलन ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का काम किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर के परसराम सोनी ने सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। उन्होंने रायपुर में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रिवॉल्वर और बम बनाने की तकनीक सीखी। परसराम सोनी और उनके सहयोगियों ने स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र संघर्ष की योजना बनाई। हालांकि 15 जुलाई 1942 को एक गद्दार की मुखबिरी के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके इस प्रयास ने छत्तीसगढ़ में सशस्त्र क्रांति के बीज बोए। 1930 में महासमुंद के तमोरा ग्राम में हरेली अमावस के दिन हरेली त्योहार के दौरान ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ। यह विवाद धीरे धीरे सत्याग्रह में बदल गया। 8 सितंबर 1930 को तमोरा में बड़ा आम सभा आयोजित हुआ और सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में हजारों लोगों ने भाग लिया और इसे धारा 144 के तहत प्रतिबंधित किया गया। सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आंदोलन की ज्वाला बुझी नहीं। जनजातीय महिला नेत्री दयावती कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान सत्याग्रहियों और पुलिस के बीच कई झड़पें हुई, लेकिन पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। यह आंदोलन छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने इस क्षेत्र में स्वतंत्रता की भावना को और अधिक मजबूत किया। अंचल के नेताओं ने इस आंदोलन में जोश भरने के लिए महात्मा गांधी को बुलाने का निर्णय लिया। छोटेलाल श्रीवास्तव के आग्रह पर उन्हें 20 दिसंबर साल 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा अपने साथ लेकर रायपुर आए। गांधी जी कोलकाता से रेल में यहाँ पहुंचे। यहाँ गांधी जी के प्रभावी व्यक्तित्व का ही जादू था कि उनके आगमन की खबर मिलते ही अंग्रेज प्रशासन बैकफुट पर आ गया और उसे सिंचाई टैक्स की जबरिया वसूली का हुक्म वापस लेना पड़ा।
गांधी जी ने 20 दिसंबर की शाम रायपुर में एक विशाल आम सभा को भी संबोधित किया। गांधी जी रायपुर से 21 दिसंबर को रायपुर से मोटर गाड़ी में धमतरी गए थे, जहां आम जनता और किसानों की ओर से पंडित सुंदरलाल शर्मा और छोटेलाल श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। गांधी जी ने धमतरी में आम सभा को भी संबोधित किया और रायपुर आकर नागपुर के लिए रवाना हो गए। दूसरी बार महात्मा गांधी साल 1933 में छत्तीसगढ़ आए थे। इस बार उन्होंने 22 नवंबर से 28 नवंबर तक यानी कुल 7 दिनों तक इस अंचल का सघन दौरा किया। इस बीच वह दुर्ग, रायपुर, धमतरी और बिलासपुर सहित मार्ग में कई गांवों और शहरों के लोगों से मिलते रहे। उनकी यह दूसरी छत्तीसगढ़ यात्रा इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इसी दौरान उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ जन जागरण के विशेष अभियान की शुरुआत भी यहाँ की धरती से की। ऐतिहासिक है कि धमतरी में पहली बार महात्मा गांधी का आगमन भी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के उस नहर सत्याग्रह के आंदोलन के कारण से ही हुआ था, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद दोबारा भी आए थे हालांकि महात्मा गांधी जी, लेकिन पहला जो आगमन हुआ था वो उन्हीं के कारण हुआ था। नहर सत्याग्रह एक ऐतिहासिक घटना थी, उसमें उनकी जो सफलता थी और उस जमाने की जो सफलता थी, जिस जमाने में ना तो ट्रांसपोर्ट के साधन थे, ना कम्युनिकेशन का कोई साधन था, उसके बावजूद लोगों को इकट्ठा करके इस प्रकार से अंग्रेज सरकार को झुका देना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गांधी जी को बहुत जिज्ञासा हुआ कि इतना बड़ा आंदोलन जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा चलाया जाए, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन कैसे चलाया जाता है, इसको देखने के लिए गांधी जी को आना पड़ा। और गांधी जी जब यहाँ आए तो बाबू साहब के आंदोलन का बहुत प्रशंसा की और गांधी जी यहाँ से बोल के गए थे कि मैं आपसे सत्याग्रह कैसा होता है ये शब्द लेकर जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी अद्वितीय है। यहाँ के लोगों ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। चाहे वह 1800 के दशक के विद्रोह हो, जल जंगल आंदोलन हो या सशस्त्र क्रांति का प्रयास, छत्तीसगढ़ ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी विशेष छाप छोड़ी। यह संघर्ष और बलिदान की गाथा छत्तीसगढ़ की गौरवमयी इतिहास का हिस्सा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में पंडित माधवराव सप्रे का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनका जन्म 19 जून 1871 को दमोह जिले के पथरिया ग्राम में हुआ था। वर्ष 1900 में उन्होंने पंडित वामन राव लाखे तथा रामराव चिंचोलकर के सहयोग से रायपुर में छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक वामन राव लाखे ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। लाखे ने छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कर पत्रकारिता की बुनियाद रखी। माधवराव सप्रे इस पत्रिका के संपादक थे। राष्ट्रीय चेतना के विकास में इस पत्रिका ने प्रमुख भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ में समाज के हर वर्ग, चाहे फिर स्त्री हो या पुरुष, यहाँ तक कि बच्चों ने भी आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। जल, जंगल और जमीन के साथ साथ आंदोलन से जुड़ने के कारण आंदोलन की व्यापकता में विस्तार हुआ। लेखकों, साहित्यकारों ने भी अपनी लेखनी के ओज से संघर्ष की मशाल जलाए रखी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी 2 बार छत्तीसगढ़ आए। गांधी जी के दौरे ने आंदोलन को ऊर्जा देने का काम किया। महात्मा गांधी ने 1930 में जब आंदोलन शुरू किया तो रायपुर में इसका नेतृत्व वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना रऊफ, महंत लक्ष्मी नारायण दास और शिवदास डागा ने किया था।
ये पांचों रायपुर में स्वाधीनता आंदोलन में 5 पांडव के नाम से विख्यात हो गए थे और वामन राव लाखे को इनमें सबसे बड़ा पांडव कहा जाता था। स्वतंत्रता संग्राम में जैसे जैसे वो शामिल होते चले गए 1920 में आके उन्होंने वो जो राय साहब की उपाधि थी उसको उन्होंने त्याग दिया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने यहाँ पे पूरे राजनीतिक आंदोलन की बागडोर संभाल ली। इसी तरह विद्रोही कवि कुंज बिहारी चौबे का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। अंग्रेजों के प्रति नफरत के भाव से उन्होंने राजनांदगांव के स्थानीय स्टेट हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हुए यूनियन जैक को उतारा, जिस पर उन्हें बेत से पीटा गया और स्कूल से बेदखल कर दिया गया। कुंज बिहारी चौबे प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। जेल में रहकर भी उन्होंने काव्य की रचना की। उनके काव्य की भाषा छत्तीसगढ़ी थी। वे भारत की पराधीनता से सदा दुखी रहते। क्षेत्र के प्रगतिशील विचारधारा उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। 27 वर्ष की अल्पायु में छत्तीसगढ़ी कविता में अपना अक्षय छाप छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनकी चल चल रे किसान, 82 के नागर कविताएं लोकप्रिय हुई हैं। छत्तीसगढ़ी चल मोर भैया 82 के नागर, गांव-गांव में इनका कविता चलता था। इनका उस समय अंग्रेज हमको बनाए कंगला, जो अभी भी बने आपका गवर्नमेंट है। बोले रॉयल्टी लो, मैं बोला नहीं रॉयल्टी लूँगा तो ये चेंज कर देंगे, क्यों लूँगा रॉयल्टी, मैं बोले। और इनके एमए हिंदी रविशंकर में भी इनकी कविता है। पंडित कुंज बिहारी चौबे भी हुए थे, जिन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। वास्तव में वो बचपन से ही साहित्य रचना करने लगे थे, मात्र 12 साल की उम्र में। और उनकी जो रचनाएं हैं, ओज, प्रेमा, माधुरी, सरस्वती, अच्छी राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपने लगी थी। और इसे देखकर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जिनके वो शिष्य थे, बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको और प्रोत्साहित किया। रायपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे केयूर भूषण के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को कौन भुला सकता है। बताया जाता है कि केयूर भूषण ने 11 साल की उम्र से ही आजादी की लड़ाई में भाग लेना शुरू कर दिया था। और जब केयूर भूषण सिर्फ 18 साल के थे, तब उन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लिया और लगभग 9 महीने तक जेल में रहे थे। बाद में वे किसान मजदूर आंदोलन से जुड़े। केयूर भूषण गांधीवादी चिंतक थे। छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने भी आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका का निर्वाह किया। इन साहसी महिलाओं में रानी सुबरन कुंवर, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की बहन मनोबाई, नथु जगताप की पत्नी लीलाबाई, डारन बाई गौड़, अंजुमन बानो, पार्वती बाई, जैतू समठ, सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाली अंजनी बाई, रजनी बाई और जानकी बाई, पंडित रविशंकर शुक्ल की पत्नी भवानी शुक्ल, रुक्मणी बाई तिवारी, राधा बाई, असहयोग आंदोलन के समय फुटेनिया बाई, मंटोरा बाई, मटोलिन बाई, मुटकी बाई, केजा बाई, रामती बाई, अमृता बाई, कुंवर बाई, केकती बाई और 12 साल की रोहिणी बाई प्रमुख महिला आंदोलनकारी थीं। डॉक्टर खूबचंद बघेल की पत्नी कुंवर बाई बघेल, फूल कुंवर, पोची बाई, पार्वती बाई, बेला बाई, रोहिणी बाई, अंजनी बाई, इंदिरा लाखे, उमा लाखे, कोसी बाई, कृष्णा बाई, सीता बाई, रोहिणी राम कुंवर, अंबिका पटेरिया, यशोदा बाई गंगले, गोमती बाई मरवाड़ी, सुशीला बाई गुजराती, अन्नपूर्णा शुक्ला, ममा दाई, भगवती बाई, मीनी माता, करुणा माता, रामवती, भगवंतिन बाई, गया बाई, देवमती बाई, बंगी बाई, लीला बाई, इंद्रौतिन, मोहरी बाई, सोनबर्द, उदियाबाई, ताराबाई, सुवीजीता देवी, सिताभी, फुलीहले प्रमुख हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज। तो जंगे आजादी में आपने देखा कि छत्तीसगढ़ का योगदान कहां तक है, यह अविस्मरणीय है। और ऐसे ही
नज़ीर आगे भी पेश होती रहेगी जब देश प्रेम की बात आएगी। इसीलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी है खबरों का सिलसिला INH 24/7 पर। चलते चलते आप सभी को INH और हरिभूमि परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।